हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर सीरीज में आप देख सकते हैं कि 13 जनवरी को पूछे गए शिफ्ट नंबर 1 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथ्स का, इन सबको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये हमारा सेट नंबर 13 होगा जीडी के सीरीज में। अगर मैथ सोल्यूशन की बात करूँ तो दोस्तों, मेरा नाम बबलू सोनी है और मैं दिल्ली के अंदर पोस्टेड हूँ। मैंने सीजीएल 2 बार क्रैक किया, ठीक है। तो मुझे मालूम है कि प्रीवियस से कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आप सबके लिए, आने वाले सभी एग्जाम के लिए। जैसे कि आपको मालूम है कि आपका जो जीडी पेपर है वो 20 फरवरी से होने वाला है। तो उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। क्योंकि हर शिफ्ट में 4 से 5 सवाल ऐसे होते हैं जो आपको थोड़ा-सा अ, सिखाने को देते हैं और उससे कुछ सीखने को मिलेगा आपको ज़रूर, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं, हम लोग चलते हैं सीधे मैथ्स क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहाँ से आपका आ चुका है पहला सवाल। आप देखेंगे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहला सवाल क्या बोलता है, किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि अगर क्रय मूल्य तुम्हारा 100 रुपया है तो इसका एमपी कितना हो जाएगा बताओ, 125। यदि इसे 6.4% के लाभ पर 450 में सेल किया जाता है तो छूट परसेंट किसके निकटतम है? बढ़िया सवाल। आप मुझे बताओ, अगर 6.4% लाभ होता है यानी एसपी कितना रहा होगा? अगर 100 रुपया सीपी है तो एसपी जरूर 106.4 रुपया रहा होगा, ठीक है। अब चूंकि आपको डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है तो इसके लिए आपको 450 रुपया का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे 125 रुपया के मार्क प्राइस को हमने कितना डिस्काउंट दिया ताकि 106.4 रुपया हो गया, बोल सकते हैं। यानी आप देखें कितना का अंतर है। अगर मैं डिस्काउंट का परसेंटेज निकालूं, डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो जाएगा देखो जरा। ये आप अगर अंतर निकालेंगे तो बनेगा 18.6। क्या मैंने सही किया है? 18.6, हाँ मैंने बिल्कुल सही किया है। बेस वैल्यू हो जाएगा 125, मुझे निकालना है 100% से मल्टीप्लाई करके। ये तुम्हारा क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट का परसेंटेज, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे 5 से कटेगा, ये कट जाएगा 20 बार में, सॉरी ये कट जाएगा आपका 4 बार में, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं इसको गुना करूं तो 18 चौक 72 और 6 चौक 24 यानी कि 74.4 बटा 5%। तो आपसे कह रहा है कि निकटतम किसके निकटतम है। आप अगर देखेंगे तो ये लगभग 75 के बराबर है। तो 75 बटा 5 यानी कि ऑलमोस्ट कितना, 15% के निकटतम वैल्यू है, ठीक है। तो 15% इस सवाल का आंसर होगा। तो ये बढ़िया सवाल आपको देखने को मिला है। कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रखा है कि यहाँ पे 450 रुपये का इस्तेमाल करो, लेकिन बिल्कुल बिना इस्तेमाल किए भी आप इसका छूट परसेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 पूछता है आपसे कि चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा? उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उसको हम एक्स मान लेते हैं। 3/5 इज इक्वल टू 9/x। सिंपल है। आप देखेंगे 3 से कट जाएगा 3 बार में, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। बेहद ही आसान सवाल। आगे बढ़ते दोस्तों, नंबर 3 पे आते हैं। भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। आप अगर देखेंगे रेकरिंग का सवाल है तो इस तरह के सवाल को हम लोग क्या करते हैं, आप देखेंगे जो वैल्यू, जैसे मैं फिर से लिखता हूँ एक बार, 0.45 235 और 3 पे लगा है रेकरिंग, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसका सिंपल लॉजिक क्या होता है कि जिस डिजिट्स पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ है ना, उसको आप पूरे संख्या में से माइनस कीजिए। मतलब 45235 में से आपको माइनस करना है 45 और डिवाइड क्या करना है, जितने संख्या पे रेकरिंग लगा हुआ है उसके लिए 999 और जिस पे नहीं लगा उसके लिए 00 लगा दो। ये इसका बेस्ट तरीका होता है। बाकी आप सॉल्व कर लो, इस सवाल का आंसर मिलेगा आपको। तो आप देखेंगे 235 में से 45 कम किया 190 बचेगा, यानी कि 45 190 बटा 999 और 00। क्लियर है। आप देखेंगे एक जीरो कट जाएगा, आंसर क्या बचेगा? 4519 बटा 999 और 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आसान सवाल ये भी है, आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। नंबर 4 पे आते हैं। दो पार्टी हैं जिसमें लड़ेगा एक चुनाव में। पार्टी ए ने पार्टी बी से कुल मतों का 16% अधिक मत प्राप्त किया है। फिर से पढ़ते हैं। पार्टी ए ने पार्टी बी से कुल मतों का 16% अधिक प्राप्त किया है। ये बढ़िया सवाल है, लॉजिकल है। अगर मैं पार्टी ए और पार्टी बी की बात करूं, देखना जरा, मैं पार्टी ए लिखता हूं, पार्टी बी लिखता हूं। तो पार्टी ए ने पार्टी बी से कुल मतों का 16% अधिक प्राप्त किया है, ठीक है। यदि पार्टी बी को 25,200 मत मिले हैं ना, और कोई भी मत जो है अमान्य नहीं है, मतलब सारे के सारे मत जो है वैलिड है, तो पार्टी बी कितने मतों से चुनाव हार गई, ये सवाल आपको बताने को कह रहा है।
कितने मतों से चुनाव हार गई आपको बताना है। ठीक है, ओके। ठीक है, अगर मैं ये मान के चलूं थोड़े वक्त के लिए, अच्छा सवाल है, सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। अगर मैं बी को मान लेता हूं कि वो एक्स के बराबर है, एक्स प्रतिशत, तो मेरा काम हो पाएगा क्या? नहीं। अगर मैं पूरे को मान लेता हूं कि 100% तुम्हारा वोट्स है, ठीक है, तो बी को अगर तुमने x% वोट दिया है, ठीक है, तो ए ने बी से कुल मतों का 16% अधिक। ये थोड़ा सा अजीब तरह का लैंग्वेज है। पार्टी ए ने पार्टी बी से अगर कंपेयर तुम कर रहे हो तो कुल मतों को क्यों ले आ रहे हो भाई? पार्टी बी से कुल मतों का 16% एक्स्ट्रा वोट इसको मिला है। अच्छा, ठीक है भाई, ओके। तो तुम अगर ये मान के चलो कि अगर इसको एक्स मिला है ना, अगर इसको एक्स मिला है, तो ये एक्स से ज्यादा कितना, एक्स प्लस कितना मिला होगा इसको? अगर इसको एक्स मिला है तो इसको मिलेगा एक्स प्लस कुल मतों का 16% ज्यादा, यानी बी से 16 और ज्यादा, क्योंकि हमने माना कितना है, 100%। ये हम कह सकते हैं रेशियो। दिस इज द रेशियो। आई थिंक ये तुम्हारा एक्चुअल रेशियो आपको देने को मिल रहा है। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू आपसे कह रहा है, एक्स की वैल्यू आपसे कह रहा है कि 25,200 है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये एक्स प्लस एक्स यानी 100% की वैल्यू अगर मैं कह दूं कि 2x प्लस 16 की वैल्यू कितनी है, 100 के बराबर, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कहेंगे 16 माइनस, सॉरी 100 माइनस 16 यानी कि 84/2 यानी कि 42। क्लियर है क्या? x की वैल्यू आएगी 42%, यानी जो हमने x माना था एक्चुअल में ये 42% है, और ये वाला एक्चुअल में आप देखेंगे 58% है। तब तो जोड़ के हमारा कितना बनेगा, 100%। बढ़िया सवाल देखने में लग रहा है। और इस 42% की वैल्यू ही जो है 25,200 दे रखी है, तो हम तुलना करेंगे 42 से, और मुझे निकालना क्या है, मुझे ये निकालना है कि पार्टी बी जो है कितने मतों चुनाव हार गई। तो जो इसका अंतर होगा वही तो हम कहेंगे, जो इसका अंतर होगा वही तो हम कहेंगे हार का कारण बनने वाला। यानी अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये तुम्हारे सवाल का आंसर देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल देगा। ये देखिए आप, 21 दूना 42, और ये बनेगा 21 से कम 21, 21 दूना 42 और डबल जीरो। क्लियर है क्या? 2 से काटो 8 बार में, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 12 8 9600। 9600 वोट से हार गया। हमको स्टार्टिंग में लगा कि कुछ कंफ्यूजन है सवाल में, लेकिन बिल्कुल नहीं। ये आपका एक बिल्कुल बढ़िया सवाल आपको देखने को मिला है। बढ़िया सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लिख लो इसको। ठीक है, जीडी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बढ़िया सवाल है। आप अगर देखोगे तो ध्यान से, समझ नहीं आया दोबारा रिपीट रिपीट देख लो, बढ़िया सवाल है। नंबर 5 पे आते हैं। यदि कोई दुकानदार जो है 10% की छूट देता है तो उसे 10% का लाभ होता है। ठीक है, अगर मैं सामान्य स्थिति में यदि वह 25% की छूट प्रदान करता है तो कितने परसेंट की लाभ या हानि होगी? अगर मैं सिंपल तरीके से बोलूं आपसे कि एमपी मान लो हमने 100 दिया, ठीक है, 10% का डिस्काउंट दिया, यानी कि एसपी कितना हो गया, अब 90 हो गया। लेकिन अभी भी कह रहा है कि इसको 10% का लाभ होता है, मतलब सीपी कितना रहा होगा, 90/100 इंटू 90। बोल सकते हैं कि 90 100 के बराबर है, इंटू 100 किया हमने तो क्या बन गया, ये सीपी के बराबर हो गया। क्योंकि 90 पर भी हमको 10% हमने उल्टा कर दिया, हमने मिस्टेक कर दिया। ये 90 जो है ना 110 की वैल्यू है, ना कि 100। ये 90 जो 110 की वैल्यू मुझे निकालनी है 100 की वैल्यू, क्योंकि 10% लाभ होने के बाद 90 वैल्यू आती है। तो सीपी कितनी आ गई, इतनी वैल्यू आ गई। आपसे कह रहा है कि अगर अगर डिस्काउंट 25% की हो जाए तो कितना लाभ या हानि होगा। यानी कि अगर हम नया एसपी की बात करें, अगर नया एसपी 90 ना होकर के 25% डिस्काउंट यानी कि 75 बने, तो लाभ होगा कि हानि होगा? तो मैं काम करते हैं, नया वाला सीपी और एसपी का रेशियो निकालते हैं। सीपी है कितना, 90 गुणा 100/110, और एसपी कितना है तो आप बोलेंगे 75। बढ़िया सवाल होने वाला है। ठीक है, तो आप देखेंगे 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, या फिर हम कुछ बड़ा काटते हैं ना। ठीक है, ये आप देखेंगे 75 कटेगा 3 बार में, और ये कट जाएगा आपका 4 बार में। ठीक है, ये 3 से कट जाएगा 30 बार में। 1 जीरो से 1 जीरो नीचे काट लो, नहीं आप आंसर देखेंगे 4 गुना 3 12:11, ये आपका रेशियो आने वाला है। जब 12:11 आता है, इसका मतलब आपको दिख रहा है कि 12 की वैल्यू को आपने सेल किया 11 में, यानी कि आपको लॉस हो रहा है।
कितने का लॉस हो रहा है? 1 आउट ऑफ कितना? 12। 1/12 को लॉस निकालिए इंटू 100%। क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मैं सही कर रहा हूँ? ठीक है, आप देखो 4×3 = 12 और ये कट जाएगा 25। 25/3 का मतलब होता है कि 8.33%। फिर से आपको एक बढ़िया सवाल देखने को मिला है, तो 5 नंबर भी आपका बढ़िया सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नंबर 6 पे आते हैं। नंबर 6 क्या बोलता है भाई? देखिए नंबर 6 बोलता है कि पहली और दूसरी मिश्र धातु में तांबा और सोना का अनुपात जो है ना, तांबा और सोना का अनुपात दे रखा है 3:4। 3:4 और दूसरे में है 2:5। अगर हम बात करें कि ये तुम्हारा फर्स्ट मिश्र धातु है और ये तुम्हारा सेकेंड मिश्र धातु है, क्लियर है? आपसे कह रहा है कि देखो 4×3 = 7 और 5×2 = 7, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहली वाली का 14 kg और दूसरी वाली का 21 kg के साथ अगर मिलाया जाता है तो कितना आपको नए में अनुपात मिलेगा? तो आप देखेंगे जो नया वाला मिला रहे हैं 14 और 21 का मतलब होता है कि 2:3 के रेशियो में आप इसको मिला रहे हैं, बोल सकते हैं। तो नया रेशियो कैसे निकालेंगे? आप जरा टी निकाल लेते हैं। 3 दूना 6 और 3 दूना 6 कितना हो गया? तो आप बोलेंगे 12। ठीक है, ठीक वैसे ही 4 गुना 2 8 और 5×3 = 15 यानी कि 23। तो 12:23 इस सवाल का आंसर होगा। बहुत ही आसान सवाल। नंबर 7 पे आते हैं। ठीक है, सोहन की कहानी कह रही है कि सोहन ने कह रहा है कि 20% की वार्षिक दर से क्या करता है? चक्रवृद्धि ब्याज पर धन को उधार लेता है और ब्याज का संयोजन जो है वार्षिक रूप से किया जाता है यदि इसने 3 समान किस्तों में चुकाए। इंस्टॉलमेंट का सवाल आपके सामने आ चुका है। प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना है और यदि प्रत्येक किस्त के बारे में कह रहा है कि 1250 रुपया है तो सोहन द्वारा उधार ली गई राशि कितनी है आपको निकटतम पूर्णांक मान में निकालना है, क्योंकि आपका आंसर जो है पॉइंट में आने वाला, डेसिमल में आने वाला है, इसलिए पहले ही बोल दिया कि आपको निकटतम इसका आंसर निकालना है। बिल्कुल ठीक है। अगर 20% का उसका रेट है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 5 की वैल्यू को 6 पहले साल, अगले साल 5 का स्क्वायर यानी कि 25 की वैल्यू को 36 और तीसरे साल 5 का क्यूब यानी कि 125 की वैल्यू को 6 का क्यूब यानी 216। अगर मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारा किस्त इक्वल है, प्रत्येक किस्त 1250 है, यानी कि मतलब हमको किस्त को बराबर करना पड़ेगा, तो यहाँ अगर 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमको दो खुद ये बन के 216, ये बन के 216, तो मुझे इसको भी करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर 36 से करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा 36। अब तुम एक बात देखो, अब तुम ध्यान से देखना एक बार, ये वैल्यू भी आ गई 216, ये वैल्यू भी आ गई 216 और ये वैल्यू भी आ गई 216। ये तुम्हारा कुछ और नहीं बल्कि इंस्टॉलमेंट है, इक्वल इंस्टॉलमेंट। लेकिन अगर इधर की वैल्यू की बात करेंगे तो बन जाएगा 180, ये बन जाएगा आपका 150 और ये बना हुआ है पहले से 125। ये तीनों का सम जो है ना, यही तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट है जो तुमने उधार लिया था। क्लियर है? तो 150 और 180 330, 430 और 25 यानी कि 455। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो ध्यान से, 216 कीमत है कितना? 1250। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 1250 की वैल्यू 216 के बराबर है। आपको निकालना है 455, क्योंकि 455 ही तो तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि पी के बराबर है। आओ जरा काट लो, आंसर निकाल लो। क्या तुम इसको सही तरीके से फटाफट कर पाओगे? 4 से कट तो रहा है, 50 और 4 यानी कि 54 से कट रहा है, और ये अगर काटोगे 4 से तो नहीं कटेगा, यानी कि 625। 2 से ही कट रहा था, यानी कि 54 नहीं बल्कि यहाँ मुझे 108 लिखना पड़ेगा 2 से काट के। ठीक है, तो ये गुना भाग करवाएगा अपने लोग से। ठीक है, करते हैं थोड़े वक्त के लिए। तो हम एक काम करते हैं ना, गुना भाग थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन है, जब आंसर निकालना है तो क्यों ना हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। ये तुम्हारा 108 है ना, तो 108 के बदले हम थोड़ा सा अधिक यानी 110 लेके चलते हैं। थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू हम 110 लेके चलते हैं। किसी बड़ी वैल्यू से अगर हम डिवाइड करेंगे तो पूरा वैल्यू थोड़ा छोटा आएगा, यानी जो वैल्यू मुझे मिलेगा उसको थोड़ा सा अधिक आंसर हमारा होने वाला है। यानी अगर तुम इसको काटोगे ना, तुम अगर काटोगे तो देखना ये कट जाएगा 22 बार में 5 से, और ये कट जाएगा 125 बार में। ठीक है, अब अगर तुम देखोगे तो तुम अगर देखोगे तो 22 दूना 44, तो कट रहा नहीं, कट रहा 11 दूना 22, 44 1 5। ठीक है, तो आप देखो 11 दूना 22
और ये 11 चौक 44 और 1 5 15 बचता है, तो 11 का हम 11 ही मान के चलते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा वैल्यू हम मान लेते हैं, जैसे हम नीचे का वैल्यू मान लिया था। अब इक्वेशन बराबर पे चल रहा है। तो अब अगर तुम देखोगे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 125 गुणा अगर 40 होता तो 5000 होता, लेकिन एक ज्यादा है, मतलब 5125 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आप देखें कितना आता है आंसर। देखिए इसका आंसर कितना आता है आप देखेंगे। 2 से डिवाइड किया हमने तो 2 एक 2 दूना 4, 1 1 2 पच्चे 1 1, यानी कि यानी कि आप देखेंगे कितना आएगा, 2 पच्चे 10, 1 और 2 यानी कि 6, और फिर हमने ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन कर दिया क्या? हमने बहुत ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन कर दिया, यानी कि आंसर आपका मैच नहीं हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, फिर से इसको करते हैं, ठीक है ना? सिंपल तरीके से गुणा भाग करना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेशन थोड़ी गलतियां होने की संभावना रहती है, जो कि हमने कर दिया इस बार। ठीक है, अब जरा देखते हैं, फिर से निकालते हैं पी की वैल्यू। कैसे निकालेंगे पी? जैसे हमने किया था वैसे ही। 1250 की वैल्यू 216 के बराबर है, आपको निकालना है कितने के? 455 का वैल्यू। तो हम यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन का, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आओ देखते हैं जरा कितना आता है। 1250 गुणा 455 और डिवाइड कर दिया हमने 216 से। तो आप देखेंगे जो वैल्यू मुझे मिला है वो मिला है 2633.10। तो अगर निकटतम वैल्यू में जाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएगा, यानी कि 2633 रुपया। ये इस सवाल का आंसर है। हमने अप्रोक्सीमेशन के चक्कर में गलतियां कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ सीखने को मिला उससे। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये थोड़ा, हाँ, गुणा भाग करने वाला सवाल आ गया आपके पास। हालांकि मुश्किल नहीं है सवाल, ये बात आप भी जानते हैं। नंबर 7 पे आ गया हम। 7 प्रकृत संख्याओं का जो एवरेज है वो 70 है। यदि 6 संख्या इतनी है तो 7वीं संख्या क्या होगी? अगर औसत 70 है, सबका सम कितना हो जाएगा? 490। ठीक है, आज अगर सबको सम करें तो 70 70 140, लेकिन यहाँ पे एक कम है तो 141, 141 और फिर से ये कितना हो जाएगा? 80, यानी कि 220। ठीक है, 220 और फिर ये देखिए 50 और 30 80, यानी कि 220 और 80 कितना हो जाएगा? 300, और ये हो जाएगा 65, यानी कि 365 प्लस आप x मान लीजिए 7वां संख्या को, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 125। आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं, 9 पे आते हैं। एक फुटकर विक्रेता ने कुछ सामान 1280 में खरीदा है और उसको 1/3 सामान 15% की हानि पे सेल किया। ठीक है, और शेष को, मतलब मान लिया हमने कि 3 सामान खरीदा, ठीक है, तो उसमें से 1/3 सामान को अपने 15% के हानि पे सेल किया। तो बाकी 2 सामान को कितने परसेंट के लाभ पे सेल किया जाए ताकि पूरे पेज को 15% का लाभ हो जाए? ठीक है, यहाँ पे इसको x मान लीजिए। ठीक है, तो अब जरा देखो एवरेज का सवाल बनेगा, आपको 1280 का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। 15 तिया 45 इज इक्वल टू -15 प्लस 2 इंटू एक्स, यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 60/2, यानी कि 30%। उम्मीद करते हैं कि समझ आ गया होगा। इसमें 1280 का बिल्कुल भी इस्तेमाल आपको नहीं करना है। नंबर 10 पे आते हैं। कार चालक जो 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार चला रहा है और उससे 35 मीटर आगे एक बस चल रही है। 15 सेकंड के बाद बस उससे 40 मीटर पीछे रह जाती है। बस की चाल ज्ञात कीजिए। सिंपल आपसे कह रहा है कि पहले 35 मीटर आगे था और 15 सेकंड के बाद 40 मीटर पीछे हो गया, मतलब डिस्टेंस कवर जो हुआ है वो एक्चुअल में 40 और 35 75 मीटर कवर हुआ है। ठीक है, 75 मीटर कवर हुआ है 15 सेकंड में। तो बस की चाल ज्ञात कीजिए। अब चूंकि थोड़ा आगे था, इसका मतलब सेम सेम डायरेक्शन में रहा होगा। तो अगर हम बस पीछे रह गया, यानी कि कार आगे निकल गया, मतलब मैं कह सकता हूँ रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? कार की स्पीड माइनस, अगर बस की स्पीड को हम x मान के चले थोड़े वक्त के लिए, तो ये आपका बनेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 15 सेकंड इज इक्वल टू, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। स्पीड कितना हो जाएगा? 70 माइनस एक्स, 70 माइनस एक्स, और यहाँ पे चूंकि ये किलोमीटर पर आवर में है तो हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि हमने सही किया है।
आइए जरा काट के चेक करते हैं। तो बी बन जाएगा 5 से बन जाएगा 15 बार में, ये बनेगा 6 और ये बनेगा 5। या फिर क्यों हमने काटा, काटना ही नहीं था। तो ये पूरा 15 से 15 कट जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ कि 70 माइनस एक्स इज इक्वल टू 18। यानी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बताओ 52 किलोमीटर पर आवर। और ये एक्स कुछ और नहीं बल्कि बस की स्पीड थी, जो कि हमने पहले से मान रखी थी। बहुत ही बढ़िया सवाल, ट्रिकी सवाल, और हमने उससे भी आसान ट्रिक से बना दिया। आगे बढ़ते हैं, 11 पे आते हैं। एक समकोण त्रिभुज है जिसकी क्षेत्रफल कितनी है 42, लंब इतना है, तो आधार की लंबाई ज्ञात करें। अरे भाई साहब 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू कितना 42। तो 1/2 बेस का वैल्यू मुझे निकालना है, हाइट कितना है 10 इज इक्वल टू 42। आओ जरा गुना कर लो। तो आप अगर देखेंगे बी का वैल्यू फटाफट 42 गुना 2 यानी कि 84/10 यानी कि 8.4 सेंटीमीटर। आसान का सवाल। आगे बढ़ते हैं, 12 पे आते हैं। एक ठोस गोले को दो बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक गोलार्ध के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ठोस गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात कितना होगा। आप मुझे बताओ, पहले एक गोला था, जैसे जो काटेंगे ना तो अर्धगोला बन गया। तो अर्धगोला का अगर हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया कितना बनेगा 2 पाई r² प्लस ये जो बीच में कटने के बाद इस तरह की जो शेप आएगी ना, ये ऊपर भी एक पाई r² बन जाएगा, मतलब टोटल सरफेस एरिया कितना बन जाएगा 3 पाई r²। और पूरा गोला का उतना कितना है, तो आप बोलेंगे 4 पाई r²। तो आपसे रेशियो क्या पूछ रहा है, प्रत्येक गोलार्ध का और फिर पूरे का। तो आप देखेंगे पाई r² कट जाएगा, आंसर क्या बचेगा 3:4। बेहद ही आसान सा। नंबर 13 पे आते हैं। एक सोफा जो है ना 10%, 5% और 2% की 3 क्रमिक छूटों के साथ बिक्री पर उपलब्ध है। यदि इसका अंकित मूल्य 18,000 रुपया है तो सोफा सेट का शुद्ध विक्रय मूल्य कितना होगा, आपको निकालना है। फिर से गुना गुना भाग कैलकुलेशन आ गया है, कोई बात नहीं है। क्या होगा इसका एसपी, निकालते हैं हम लोग डायरेक्ट। 18,000 रुपया, अगर इसको 100 से गुना कराएं, हम डिवाइड करें, तो आप बोलेंगे 10% डिस्काउंट यानी कि 90 इसका आंसर होगा। फिर से बोलता है कि 5% फिर डिस्काउंट दो, यानी कि 100 की वस्तु को 95 में सेल करो। 2% फिर से डिस्काउंट दो, यानी कि 100 की वस्तु को 98 में सेल करो। क्लियर है। आओ जरा काट लो, आंसर निकाल लो। तो आप देखेंगे 4 जीरो इधर हो गया, तो 3 जीरो यहां से और 1 जीरो यहां से। ठीक है, अभी तक तो ठीक चल रहा है। ओके भाई, ओके भाई। तो यहां से देखेंगे 20 बचे 100, यहां देखेंगे 19 बचे 95। यहाँ देखें 2 से 10 बार में और ये 2 से 9 बार में। ठीक है, आओ जरा गुणा करें। तो आप देखेंगे 9981 गुणा 19 गुणा 98/10। फिर से हम मोबाइल का यूज करने वाले हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट हम करना ठीक नहीं लग रहा। तो 81 इंटू 19 इंटू 98 को हमें डिवाइड करना है 10 से। आपका आंसर आ चुका है कितना, आपका आंसर आ चुका है 15,082.2। जीरो अपने मन से आप लगा सकते हैं। इतना जो है शुद्ध इसका विक्रय मूल्य होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। बेहद ही आसान सवाल, इसको बोलेंगे बस गुना भाग था, कुछ खास उसमें था ही नहीं। अगला सवाल पे आते हैं। सवाल बोलता है कि पी एक कार्य को 200 दिन में कर सकता है। पी की कहानी शुरू हो गई कि 200 दिन में काम कर सकता है। क्यू और आर मिलकर समान कार्य को 100 दिन में कर सकते हैं। पी क्यू आर, ये तुम्हारा एक्चुअल टाइम दे रखा है। ठीक है भाई, पी क्यू आर ने एक साथ कार्य करना शुरू किया तथा उन्होंने 40 दिनों तक एक साथ काम किया। पहली बात, अगर मैं सिंपल तरीके से एलसीएम निकालूंगा तो आप बोलेंगे एलसीएम कितना आ गया 200, और एलसीएम ही इसका टोटल वर्क डन हो जाएगा। बताओ, यानी अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूंगा तो ये 1 और ये तुम्हारा हो जाएगा 2। 40 दिन तक पीक्यू और मिलकर काम करते हैं, यानी कि 40 डेज के अंदर कितना काम होता है मुझे बताओ। 3 गुना 40 यानी कि 120 तुम्हारा काम डन हो गया। यानी कि अभी भी तुम्हारा काम कितना बाकी है 80। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फिर क्यू ने काम छोड़ दिया, और पी और आर ने साथ मिलकर शेष कार्य को 40 दिनों के अंदर पूरा किया। तो ज्ञात करें कि क्यू जो है अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है। अब यहां से आपको लॉजिक दिखेगा कि शेष काम जो है आप देखेंगे पी और क्यू मिलकर 40 दिन लगाते हैं। सिंपल, बेहद ही आसान। आप देखेंगे क्या कह रहे हैं
कि P और Q मिलकर शेष काम को 40 दिन लगाते हैं, यानी कि 80 काम किया 40 दिन में, यानी कि एक दिन में कितना काम किया? 2 काम किया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर P तुम्हारा एक दिन में एक काम कर रहा है तो ऑफ कोर्स Q भी एक दिन में एक ही काम कर रहा होगा, तब तो दोनों मिलके एक दिन में 2 काम कर पा रहे हैं। क्लियर हो गया? यानी अगर मैं बोलूं कि अगर Q की एफिशिएंसी 1 आ चुकी है भाई, अगर Q की एफिशिएंसी 1 आ चुकी है तो Q का टाइम कितना लगेगा टोटल काम करने में? तो 200 बटा एफिशिएंसी 1, यानी कि 200 दिन इस काम को करने में लगेंगे Q को। बढ़िया सवाल। आगे बढ़ते हैं। मध्यानुपाती अगर निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसका अंडर रूट निकाल दो। ठीक है भाई, ये बनेगा 16, ये बनेगा 22, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर 16 में 32, 3 32 और 3 35। दिस इज द मध्यानुपाती ऑफ दिस क्वेश्चन। शांत जल में, आसान सवाल को टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 किलोमीटर पर आवर। x मानते हैं नाव की चाल को, जबकि धारा की चाल यानी कि y की स्पीड कितनी है? तो आप बोलेंगे 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक आदमी जो है नाव से 105 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थान पे जाता है और फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है, उसके द्वारा कुल टाइम ज्ञात कीजिए। एक बार जब जाएगा धारा की दिशा में जाएगा, एक बार धारा के विपरीत दिशा में जाएगा। जब धारा की दिशा में जाएगा तो उसका स्पीड कितना होगा? दोनों का सम यानी कि 11.5 होगा, सॉरी 9 और 1.5 यानी कि 10.5 होगा। और जब वापस लौट रहा होगा तो उल्टा यानी कि माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? माइनस करने पे हो जाएगा 9 - 1.5 यानी कि 7.5। अब काट लो, इसका आंसर निकाल लो, तुम्हारा एक्चुअल टाइम है ये, इतना टाइम लगेगा। तो 10.5 से कट जाएगा 10 बार में, और ये कटेगा आपका 7.5 कट जाएगा आपका 14 बार में। क्लियर है? 15 सतह 105, तो 15 7.5 का दोगुना, तो 7 का दोगुना 14 कर लो, यानी आंसर कितना आ गया? टाइम की वैल्यू आ गई 24 आवर। क्लियर है? 17 पे आता है। ए और बी के बारे में कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम पूरा होने तक वे बारी बारी से काम करते हैं, एक एक दिन काम करते हैं। पहले दिन ए शुरू करते हैं तो पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? इस तरह का सवाल कर करके थक चुके हैं हम लोग। 36 अगर एफिशिएंसी है, सॉरी टोटल वर्क डन है, तो ये 2 और ये 3 अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, मतलब 2 दिन में कितना काम कर पाएंगे? तो आप बोलेंगे 5 काम, यानी 7 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो इधर भी करो, यानी कि 14 डेज के अंदर आप देखेंगे 35 काम पूरा हो गया। फिर तुम्हारा ए की बारी आएगी। ए 2 काम करेगा एक दिन में, लेकिन हमारा काम सिर्फ एक बचा हुआ है, यानी कि आधा दिन और लगाएगा। टोटल डे कितना? 14 और आधा और, यानी कि 14.5 दिन लगेगा इस सवाल का आंसर बनाने में। 18 पे आते हैं दोस्तों। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 4% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 80 रुपया है। तो धनराशि कितनी है? अगर हम रेट बोलें 4% और टाइम अगर तुम्हारा 2 साल है, तो अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो सिंपल 4% इंटू 2 यानी कि 8% लगता। लेकिन कंपाउंड अगर इंटरेस्ट होगा तो 4 और 4 8 तो होगा ही, लेकिन 4 का 4% यानी कि 0.16% और लगता, यानी कंपाउंडिंग वाले खेल में 8.16% लग जाता। आपसे कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 0.16% की वैल्यू कितनी है? 80 रुपया। तो आपको निकालना धनराशि, धनराशि होता कितना है? 100%, यानी कि 80 बटा 0.16 मुझे निकालना है 100 की वैल्यू। कर दो गुना, आंसर आएगा आपका। ये डेसिमल को हटाएंगे तो डबल जीरो ऊपर जाएगा। 16 पचे 80, यानी कि 50,000 रुपया इस सवाल का आंसर। ठीक है, बाकी अब फॉर्मूला इस्तेमाल करते रहो, बहुत लेंदी हो जाएगा फिर। 9 पे आते हैं। ए और बी के बारे में कह रहा है कि ए और बी किसी चुनाव में, ए और बी के बीच एक चुनाव में बी ने 16,200 मत प्राप्त किए हैं। जैसा बोले वैसा लिखो पहले। 16,200 मत प्राप्त किए और ए को कुल मतों के 8% से हराया। बिल्कुल ठीक, कुल मतों के 8% से हराया। बिल्कुल ऐसा ही सवाल इसके पहले भी आया था, जहाँ पे हम कंफ्यूज हो गए थे। ठीक वैसा ही सवाल ये भी है। आपसे कह रहा है कि ए और बी ने एक चुनाव में भाग लिया, बी को 16,200 मत प्राप्त मिलता है, ए को कुल मतों के 8% से हराया। ठीक है,
ए को कुल मतों के 8% से हराया। यदि कोई मत अवैध नहीं है तो ए और बी के बीच का अंतर आपको फाइंड आउट करना है। बढ़िया। अगर हम ये मान के चले मेरे भाई कि टोटल 100% तुम्हारा वोट हुआ, ठीक है, और हम मान के चलते हैं कि बी को जो है ना कुल मतों के 8% से हराया, मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर ए को x% वोट मिलता है तो बी को x तो मिलता ही है, और प्लस साथ ही साथ इस 100% का 8% और यानी कि x प्लस 8 मिलता है। मतलब ये मैं कह सकता हूँ परसेंटेज, एक्चुअल परसेंटेज, यानी 100% की वैल्यू 2x प्लस 8 के बराबर, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलेंगे 46 के बराबर। अगर तुम्हारा x की वैल्यू 46% है तो इसकी वैल्यू 54% होगी। बिल्कुल ठीक। अब आपसे कह रहा है कि ए और बी के मतों में कितना अंतर है। अंतर आप देख लो, 8% का अंतर है, 8% का अंतर है। अब जरा हम एक काम करते हैं, मुझे बताओ, अगर 16200 का वैल्यू 54% के बराबर है, आपको निकालना है 8% की वैल्यू, निकाल देते हैं। 4 तियां 12, 4 सॉरी 5 तियां 15, 4 तियां 12, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 2400 वोट्स। बढ़िया बढ़िया सवाल आपको देखने को मिले शिफ्ट में। ठीक है, आते हैं हम लोग आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। आखिरी सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। वह अधिकतम संभावित लंबाई ज्ञात करें जिसका उपयोग 8 मीटर 75 सेंटीमीटर दिस और दिस लंबाई को सटीक मापने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूं आपको कि 6 मीटर और 8 मीटर, इस दो लंबाई को हमको मापना है और आपको मैक्सिमम लंबाई का वो स्केल निकालना है कि किस स्केल से माप सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि इसका जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, अगर उसके माप का अगर हम स्केल लेते हैं तो फिर वो निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। यानी ठीक वैसे ही आपसे इन तीनों का HCF निकालने के लिए कह रहा है। इन तीनों का जो HCF होगा वही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा और हाईएस्ट संभावित लंबाई भी होगी। बोलिए, यानी अगर मैं बोलूं आपसे कि 5 मीटर 75 सेंटीमीटर को मैं लिखता हूं 875 सेंटीमीटर, ठीक वैसे ही ये बन जाएगा आपका 175 सेंटीमीटर, ठीक वैसे ये बन जाएगा 1220 सेंटीमीटर। क्लियर है? तीनों को हम ले आते हैं सेम प्लेटफॉर्म में, मीटर सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दिया मैं सिर्फ सेंटीमीटर में। अब जरा हम करते हैं काम और निकालते हैं HCF। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा तो निकालना पड़ेगा 175 875, ऐसे निकालते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम लोग कर रहे हैं। तो अगर मैं 5 से काटूं, 5 से, तो 17 पचे 85 और 5 पचे 75, ये तो पूरा पूरा कट गया। यानी HCF इन दोनों वाले केस में कितना हो जाएगा 175। यानी 175 को फिर से 1220 में डिवाइड करना पड़ेगा 175 से। तो अगर आप देखेंगे कि 8 से अगर मैं काटूं तो कितना हो जाएगा, या फिर 6 से काटना पड़ेगा मुझे लगता है। 6 से अगर तुम काटोगे तो कितना बनेगा बताओ। 6 से काटोगे तो 100, 17 छक 102, 1020 और 30, यानी कि 1050। नहीं, मेरा नहीं है, ये बन जाएगा 1050। ठीक है, तो ये आप देखोगे 50 कितने का अंतर पड़ेगा, तो आप देखेंगे 170 का अंतर हो जाएगा। 170 से डिवाइड करोगे 175 में, तो ये 1 टाइम कटेगा 170, यहाँ 5 बचेगा और ये 170। अब देखेंगे पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि अंतिम जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया HCF, वो कितना आ गया 5 के बराबर। यानी अगर हम 5 सेंटीमीटर की लंबाई का वो स्केल ले लेते हैं तो इस स्केल से तीनों वैल्यू को माप सकते हैं। इससे अधिक आप कोई वैल्यू लेके देखो, अब तीनों वैल्यू को नहीं माप सकते। जैसे अगर 5 से अधिक वैल्यू हम लेके चलते हैं, थोड़ा सा 10 सेंटीमीटर लेके चलते हैं, अगर देखोगे
तो 10 से देखोगे, इसको आप माप लोगे, इसको आप माप लोगे, लेकिन इन दोनों को आप माप नहीं पाओगे। ठीक है, यानी 5 सेंटीमीटर ही वो हाईएस्ट वैल्यू है लंबाई का जिससे आप इन तीनों को मेजर कर सकते हैं। सो 5 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेट भी समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में।